नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो फरवरी 2022 में प्रकाशित हुए हैं उसी का अध्याय 1 का वीडियो है। धीरे धीरे करके आप लोग को हम जो 12-13 अध्याय है उसमें मुख्य प्रमुख तो 5-6 ही रहते हैं, तो 5-6 अध्याय का एक एक वीडियो आएगा। उसके बाद छोटे छोटे अध्याय है जिसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको एक ही वीडियो में हम बता देंगे। ठीक, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो फरवरी 2022 में प्रकाशित हुए हैं उसका आपको पेज 552 को है, लेकिन 552 पेज आपको नहीं हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को हम छाट के देंगे। ठीक, ये वीडियो मेरा प्रीव्यू से है, न कि मेंस व्यू से। मेंस व्यू से दूसरे एंगल से आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा जाता है और प्रीव्यू से दूसरे एंगल से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये प्रीव्यू से है, प्री के बाद में हम फिर उसका आपको मेंस व्यू से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग के लिए वीडियो उपयोगी हो तो कुछ कमेंट करके बताइए हमको। ठीक, यहाँ पे आप लोग को सिंपल टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, न कि पूरा आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ के बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना इधर उधर सोचे। यहाँ पे सारांश है, सारांश को न पढ़ के हम सीधे आते हैं पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थोड़ा सा चर्चा किया गया है 7 निश्चय के बारे में। किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो 7 निश्चय के बारे में आपको चर्चा किया गया है। जो आपको 7 निश्चय, एक 7 निश्चय आया था कब? तो 1 आया था आपको 2015 में। ठीक है, यह पूरा हो गया तो फिर 7 निश्चय 2 आया। 7 निश्चय 2 आया कब? 2020 से लेकर 2025 तक के लिए। ठीक है, दोनों में 7-7 निश्चय तय किए गए थे। ठीक है, अब ये जो 7 निश्चय 2 है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, 1 का भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों में काम करेगा। मेंस में आपको 66वीं मेंस में इस बार क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, चलिए तो हम इसको थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं कौन कौन से है। तो देखिए 7 निश्चय 1 के तहत शामिल क्षेत्र कौन कौन है? तो युवा कल्याण है। ठीक है, महिलाओं के रोजगार पर बल दिया गया है। सभी घरों को विद्युत आपूर्ति लक्ष्य था। स्वच्छ पेयजल था लक्ष्य। पथ संपर्क था। शौचालय सुविधा और उच्च तकनीक शिक्षा था। ठीक है, जो आपको 2020 में समाप्त हो गया, 15 से 20 से चला। अब 7 निश्चय 2 आया। क्या आया? 7 निश्चय 2 आया। ठीक है, इसमें आपको क्या है? इसमें आपको युवा कल्याण है, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, सशक्तिकरण करना है। सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना है। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छ गांव का विकास करना है, स्वच्छ शहर चाहिए, सुगम संपर्क स्थापित करना है रोड निर्माण के लिए, उसके अलावा सबके लिए स्वास्थ्य चाहिए। तो ये आपको 7 में से 1 और 2 के महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। ठीक, अब आते हैं हम सीधे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रफली याद रखिएगा, नहीं रटा है तो कोई बात नहीं, 7 में से लेकिन याद रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके लिए जरूरी होगा। माफ कीजिएगा दोस्त, पीछे से अगर बैकग्राउंड से थोड़ा थोड़ा आवाज आता होगा, तो आज पूजा है शिवरात्रि, तो बाजा पीछे गाना बजा रहा है तो हम उसमें थोड़ा सा माफी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन संभवतः राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी एजेंडा था, ये तो आपको पता है ही। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे काम किए गए थे। यहाँ पे आपके मेंस के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पॉइंट कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं आपको कोविड-19 को खत्म करने के लिए। तो क्या है पॉइंट देख लीजिए एक बार, आप भी याद नहीं करना है। तो यह नियमित निगरानी है। ठीक है, जांच है, संपर्क का पता लगाना है। ठीक है, और उसको रोकना है। इसके अलावा कोविड देखरेख केंद्रों के संचालन, अधिसूचित कोविड अस्पतालों में रोगियों का इलाज। ठीक है, उसके अलावा कोविड अस्पताल के लिए अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की बहाली, कॉल सेंटरों के जरिए हेल्पलाइन सेवा और टीकाकरण के जरिए सबसे प्रभावी ढंग से इस चुनौती का सामना करने में सफल है। मतलब इतना सारे स्टेप कोविड-19 से बचने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। तो ये आपको मेंस व्यू से इंपॉर्टेंट है, न कि प्री व्यू से। ठीक, थोड़ा सा बता दिए हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसमें यह अध्याय जो है कितने
अध्याय में शामिल है, मतलब यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें कितने अध्याय शामिल है, तो इसमें आपको 13 अध्याय मिलेंगे। ठीक है, इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके लिए, तो 20-21 के लिए। ठीक है, देखिए एक और बात हम समझा देते हैं यहाँ पे, ये आर्थिक सर्वेक्षण कब है, 20-21 के इसमें डाटा मिलेगा। ठीक है, और भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण देखिएगा तो वहां पे आपको 21-22 का डाटा मिलेगा। ठीक है, तो अगर 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ जाइएगा भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है। और 20-21 करके पूछेगा तो बिहार सरकार का नाम भी दे देता है, और नहीं तो बिहार सरकार, समझ जाइएगा दोनों का नाम दे देगा। 20-21 बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये क्या था, इतना क्या था, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी डाटा मिलेगा 20-21 का डाटा मिलेगा, न कि 21-22 का। 21-22 का डाटा कहाँ मिलेगा, तो केंद्र सरकार वाला मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अध्याय प्रथम में कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आइए, क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है कि बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक, उसमें वृद्धि कितना हुआ आपको कब, तो आपको 20-21 में दिया। तो यहाँ पे याद रखना है, मोस्ट वीवीआई है कि इस वर्ष वृद्धि जो हुआ 2.50 हुआ है। ठीक है, वहीं अगर 20-21 का डाटा राज्य सरकार का देखेंगे तो वृद्धि जो दर है वो नकारात्मक ही रहा है। क्या रहा, नकारात्मक ही रहा है। ठीक है, कब, तो ये 20-21 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 20-21 की बात कर रहा है, न कि आपको 21-22 का। 21-22 में सकारात्मक वृद्धि दिखाए गए हैं, 8% से ऊपर दिखाए गए हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कितना वृद्धि दर रहने का अनुमान है, लेकिन ये आपको कब का है, 20-21 का, बिहार सरकार से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार सरकार का इंपॉर्टेंट है कि 20-21 में वृद्धि दर कितना रहा, तो आपको 2.5%। वहीं अगर भारत सरकार का हम देखेंगे तो भारत सरकार का वृद्धि दर आपको रहा 7.41%। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या 7.41%, क्या तो निगेटिव रही, क्या रहा, निगेटिव रहा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देवे किए दोनों। ठीक है, यहाँ केंद्र राज्य सरकार का दे दिया 2.5%, यहाँ पे -7.25, कब, तो 20-21 में, आपको अभी बताए हैं यही बात। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है ये जो डाटा है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, क्या है, तो देखिए 2020, सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ 2020-21 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था वो वर्तमान मूल्य, देखिए एक होता है वर्तमान मूल्य, ठीक है, एक होता है स्थिर मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य जो होता है वो आपको कोई भी वर्ष ले लिया जाता है, उसी वर्ष के आधार पर तैयार किया जाता है, कोई भी वर्ष जिसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि समान रही हो। ठीक है, ना ज्यादा उछाल हुआ हो ना कम हुआ है, तो आधार वर्ष मापने जो मापा जाता लिया जाता है वो अभी क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार का 11/12 है। ठीक है, और वर्तमान मूल्य कहा जाएगा तो पिछले वर्ष से तुलना किया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष के वर्तमान मूल्य को देखा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है बिहार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, 618.63 हजार करोड़ रुपए है। वहीं आपको 11/12 के स्थिर मूल्य पर देखिएगा तो यह जो हो जाता है 419.88 हजार करोड़ रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों वीवीआई है। ठीक है, बिहार राज्य का राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 618.63 हजार करोड़ रुपया, और 11/12 के स्थिर मूल्य पर कितना है, 419.88 हजार करोड़ रुपया। स्थिर मूल्य पर जो होते हैं वो कभी भी वर्तमान मूल्य से कम होता है। ठीक है, यह पॉइंट में याद रखिएगा, वीवीआई है, पॉइंट नहीं छोड़ना है। 618.63 हजार करोड़ रुपया वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी। ठीक है, क्या बिहार सरकार का। ठीक, और वहीं अगर स्थिर मूल्य पर देखिएगा तो 11/12 में आपको 419.88। ठीक है, याद रखना है तो रखना है, 1000 करोड़ रुपया। वहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे, न्यूअल मूल्य को जानने की हमको आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, 2020-21 में अगर देखा जाए, 20-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की में प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 34,300
रुपया मोस्ट पीवीआई है, याद रखिएगा कितनी है, 34,314 रुपया। ठीक है, इसके पिछले वर्ष से कंपेयर किया जाए तो आपको कुछ ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, देखिए 33,979 रुपया है, उससे थोड़ा सा अधिक है। तो ये वाला डाटा आपके लिए मोस्ट पीवीआई होगा, क्योंकि ये 21/22 कहते हैं आपको ए 20/21 का है, इसके पहले वाला है, तो पहले वाला डाटा मत याद करिए, इसको याद रखिए। ठीक है, ये स्थिर मूल्य पर था। अब आते हैं हम वर्तमान मूल्य पर देखेंगे, तो वर्तमान मूल्य पर जो 20/21 में जो प्रति व्यक्ति राज्य के आय है वो कितना है, 50,555 रुपया। ये भी वीवीआई है, दोनों याद रखिएगा, और दोनों में वीवीआई करना है तो स्थिर मूल्य वाला वीवीआई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये दोनों आपको याद रहेगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति है जो राज्य के चाहे किसी भी चीज के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा माना जाता है, मापक में सबसे अच्छा मापक माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम चलेंगे, मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसी को डाटा में यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, इसी को डाटा में यहाँ पे दिखा दिया, तो एक बार देख लीजिए लो, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। तो क्या है डाटा में, देखिए यहाँ पे 11/12 में स्थिर मूल्य पर क्या, तो आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो आपको वही 419.88 हजार करोड़ रुपया। ठीक है, 41,000 रुकिए 4,19,888 करोड़ रुपए ऐसे में बोल सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर वर्तमान मूल्य देखिएगा तो 6,18,628। ठीक है, इसको 419.8 हजार करोड़ रुपए बोल सकते हैं, इसको 618.62 हजार करोड़ रुपए बोल सकते हैं। वैसे याद कीजिए, चाहे 4,19,883 और 6,18,628 करके याद कीजिए। ठीक है, अब आते हैं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद। यहाँ पे देखिए 21/22 के स्थिर मूल्य पर आपको जो आय है अभी बताए हैं कितना है, 34,314 रुपया, और वर्तमान मूल्य पर कितना है, 50,555 रुपया। मोस्ट वीवीआई है, याद रखना है तो रखना है चारों डाटा को। ठीक है, इसको भूल मत जाइएगा, नहीं तो बीपीएससी आपको भूल जाएगा पीटी में लेना। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, चलिए इस सब का कोई जरूरत नहीं है, आगे आइए डाटा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट दोस्त। हाँ, ये जो डाटा है भारत सरकार से आगे कंपेयर किया गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति है बिहार सरकार का, आगे वाला पन्ना में, तो वो आपको जो है न्यूअल पर, उतना इंपॉर्टेंट न्यूअल होता नहीं है, लेकिन न्यूअल पर कंपेयर किया है। देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति न्यूअल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए रफली आपको 31,070 रुपया है। ठीक है, रफली याद रखिए, रखना उसी को याद जो पहले बता चुके हैं, इसको कंपेरिजन करना है भारत सरकार के प्रति व्यक्ति आय से, मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। 1 मिनट दोस्त, देखिए कंपेयर करना है, कंपेयर कीजिए आके। देखिए अब न्यूअल वाला देखते हैं, तो भारत सरकार का अगर प्रति व्यक्ति, भारत का प्रति व्यक्ति 100 रुपये मानिएगा, हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है, आपको 35 रुपये है। बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम है। ठीक, देख रहे हैं, 1/3, सीधे 1/3 कम है, याद रखिएगा। तब भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कंपेयर किया बिहार के प्रति व्यक्ति आय तो कितना है, 1/3। क्वेश्चन पूछता है, प्रतिशत में पूछ चुका है। ठीक है, हम बीवीआई पहले ही लगाते थे, अभी भी बीवीआई बता रहे हैं आप लोग को, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे आते हैं, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, तो देखिए ये वाला जो डाटा है इसको छोड़ दीजिए, आपको कंफ्यूज करेगा, नहीं पूछेगा, कंफ्यूज भी करेगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं, आइए सीधे इधर आते हैं हम। हाँ, ये वाला डाटा आपको याद रखना है कि बिहार में जो आर्थिक क्रियाकलाप है, बिहार क्या भारत या विश्व में कहीं भी पे भी आपको
आर्थिक क्रियाकलाप को 3 भाग में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर रहा वो 0% रहा। कितना रहा? 0% ठीक है। आधार मूल्य क्या है? तो वही 2011-12 वाला, तो याद रखिएगा। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र में बिहार की वृद्धि दर कितनी रहा? कब? आपको 2021 में। कब? 2021 में। ठीक, कितना? 0% वहीं द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं तो ये वृद्धि दर रहा 2.2%। ठीक है, भारत का देखिएगा तो आपको 20-21 का नहीं बोलेगा, बल्कि आपको 21-22 का डाटा दिखाएगा। बिहार एक साल पीछे चलता है आर्थिक सुरक्षा के मामले में। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि दर रहा वो आपको माइनस में रहा 0.1%। समग्र वृद्धि देखिए तीनों क्षेत्र को मिला के तो 2.5% रहा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट भी यही है तीनों। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 0.0% मतलब 0%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 2.2% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर 0.1%, क्या? निगेटिव, माइनस में। ठीक है, और समग्र देखिएगा तो 2.5%। देखिए ये पीडीएफ जो है ना बिहार सरकार के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, देखिए बिहार सरकार के अर्थव्यवस्था के उच्च वृद्धि वाला क्षेत्र देखा जाए 2021 में, तो वह आपको क्षेत्र जो रहा सबसे प्रथम स्थान पर रहा पशुधन। ठीक है, द्वितीय स्थान पर परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण सेवा। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों। ठीक, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं। यह योगदान दिखा रहा है। ठीक है, यह योगदान दिखा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का आपको जीडीपी में बिहार के कितना योगदान है। ठीक है, तो 16-17 में कितना था आपको? यहाँ पे देखिए 57.3%। तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र देखिएगा 20% के आसपास है। ठीक है, और आपको द्वितीय क्षेत्र देखिएगा तो ये भी आपको 20.6% है। ठीक है, अब इसमें बदलाव 4 साल 5 साल के बाद हुआ है कि नहीं? 4 साल के बाद बदलाव हुआ है कि नहीं? तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हो गया है 61.2% पर हम लोग चले गए, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट आई है 19.2% पर चले गए हैं लोग। और आपको तृतीय क्षेत्र में भी आपको क्या हुआ है? थोड़ा सा गिरावट आई है 19.5% है। मतलब सेवा क्षेत्र के छोड़कर दोनों में गिरावट हुआ है। आपको इसमें याद क्या करना? तुलना है मेंस के बेस से, पीटी के बेस से क्या याद करना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है जीडीपी का, बिहार के जीडीपी का, तो 19.2%। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 19.5%। और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 61.5%। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे इंपोर्टेंट है, यही बात वहां पे हम बताए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.2%, द्वितीय क्षेत्र में योगदान 19.5% और तृतीय क्षेत्र में योगदान 61.2%। ये भी यही है, मोस्ट भी यही है, याद रखिएगा। ठीक, आगे जो पॉइंट है इंपोर्टेंट वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो दिखाया जाएगा आपको क्षेत्रीय विषमता दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? क्षेत्रीय विषमता। तो देखिए वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक 1.31 मतलब 1,31,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय पटना का था। ठीक है, बल्कि सबसे कम किसका था? तो 0.19 लाख मतलब 19,000 रुपया शिवहर जिले का था। दोनों में कंपेयर करते हैं लोग तो आपको 7 गुना का अंतर दिखता है। शिवहर से आपको पटना के प्रति व्यक्ति 7 गुना है। ठीक है, देखिए अंतर दिखा रहा है, कंपेरिजन कीजिए कि विषमता कितना है हमारे प्रति व्यक्ति आय में राज्य के अंदर। ठीक है, ये बात दिखा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये आपको उत्तर बिहार दक्षिण बिहार करके दिखा दिया है। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर बिहार दक्षिण बिहार करके दिया है। यहाँ पे दो सबसे संपन्न जिले जो है वो कौन कौन है? तो वो है आपको पटना और बेगूसराय। ठीक है, अब दो सबसे गरीब जिले जो है वो कौन कौन है? तो सबसे पहले आपको शिवहर हो जाएगा, तब अररिया होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे वही डाटा दिया, प्रति व्यक्ति आय जो है आपको न्यूनतम कौन दो जिले हैं? तो शिवहर प्रथम, अररिया दूसरे स्थान पर नीचे से। और अगर ऊपर से देखा जाए तो पटना और बेगूसराय है। फर्स्ट सबसे पहले पटना, उसके बाद बेगूसराय है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया है, तो यहाँ पे एक ही बात याद रखिएगा कि बिहार की मुद्रास्फीति इस वर्ष कितनी रही? 3.1%। ठीक है, संपूर्ण भारत की कितनी रही मुद्रास्फीति? 4.3%। मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष आपको
इतना मूल्य बढ़ गया, मतलब कोई मूल वस्तु का मूल्य 100 रुपया था तो इस वर्ष 104.3 रुपया हो गया है। वहीं बिहार का हाल है, पहले बिहार में कोई वस्तु 100 रुपये में बिकता था तो इस अब कितना बिकेगा, 103.1 रुपये में। ठीक है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो प्रतिशत में दिया है। चलिए, ये अध्याय 1 हमारा संपन्न हुआ। ठीक है, वीडियो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरा भी मदद कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बनाइएगा, इसको हम समझा दिए, उसको याद कर लीजिए। ये मस्ट भी है, इससे ज्यादा कुछ इससे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर बनेगा, मजा आएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी का रटिएगा लो तो बोझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।